जी, अधीर साहब आपके पास आता हूँ। आपने दोनों विद्वानों की बात सुनी। यूक्रेन को रशिया ने बकरी का बच्चा समझा था एंड दे हैड सेट ए टाइम लिमिट ऑफ 5 days कि 5 दिन में इंटिमिडेट करके यूक्रेन को खत्म कर देंगे सर, 5 days में। सर 2.25 साल होने को आ गया। आज रशिया जिस दलदल में फंसा हुआ है ना, और इकोनॉमिकली 30 साल पीछे चला गया है, आज उसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि बाहर कैसे निकलू यहां से। जब रशिया अफगानिस्तान में गया था तो उसने सोचा था कि कुछ ही दिनों में उसका नेस्तनाबूद करके निकल जाऊंगा। सर 1 दशक से ऊपर उसको रहना पड़ा, मार खाई, टैंक तुड़वाए, हजारों लोग बर्बाद दिए अपने रशियन आर्मी के, और फिर विड्रॉ करके हार के जाना पड़ा। अमेरिका ने भी यही मिस्टेक अफगानिस्तान और वियतनाम में की थी कि ये बकरी के बच्चे हैं, इनको कभी भी खत्म किया जा सकता है। देखिए, भारतीय सेना के शौर्य में हमें कभी डाउट रहा ही नहीं है। हमने हमेशा उन पर सम्मान किया है और गर्व किया है। पर अगर पॉलिटिकल मूर्खता करनी हो तो फिर करो। तो आपको फिर रशिया से सीख लेना चाहिए ना, जो गलती उन्होंने ब्लंडर किया, तो भाई आप तो मत करो। और आपको लगता है कि जब पाकिस्तान आपसे लड़ाई करेगा तो पाकिस्तान के इनको ये है कि पाकिस्तान के पास तो बम गोले है नहीं साहब, तो उनके संसाधन तो 5 दिन भी नहीं चलेंगे, 7 दिन नहीं चलेंगे, और पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। तो सर चीन वहां बैठा अंडे थोड़ी बेच रहा है सर। चीन ने $60 बिलियन जो लगाया है, वो वहां अंडे थोड़ी बेच रहा है बैठ के सर। क्या चीन उसको रसद देगा नहीं क्या उस टाइम? आप बताइए ना मुझे सर, क्या यूक्रेन को रसद नहीं मिल रही पूरे यूरोप से? कभी कभी ना हमें लगता है कि हम राजनीतिक ब्लंडर में आ जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता है। सीपेक का $60 बिलियन सर, $60 बिलियन। सर ये $60 बिलियन तो हमारा पूरा रक्षा बजट है, जो उसने पूरा सीपेक पे झोंक दिया, पूरा का पूरा चीन ने, गवादर तक लिंक बनाने में उसने। आप समझते हो उसको वापस ले सकते हो? और चाइना अपने एसेट पे अटैक हो जाए वहां पर, और चाइना ने तो पहले कहा कि एनी अटैक ऑन द सीपेक विल बी ट्रीटेड एज अ अटैक ऑन द चाइना। तो सर सोच समझ के इंसान को आगे कदम रखना चाहिए ना। अधीर रोल सर। दिनेश जी, जो हमारे दर्शकों के लिए मैं साफ सी बात कहना चाहूंगा कि जो हमारा नेतृत्व है इस देश का, जो हमारी सत्ता है, वो कैसी कैसी बातें करती हम सब ने सुन लिया है। राजनाथ सिंह क्या करते हैं, जनरल वीके सिंह किस तरह से बात करते हैं, सारी परिस्थितियां हम देख रहे हैं। और आज किसी पर भी अटैक करना, और जब से हमने होश संभाला, आपने भी अभी जिक्र किया कि वियतनाम की बात लें हम, इराक ईरान युद्ध हमने देखा है कि ईरान को बहुत छोटा समझ लिया गया था। अफगानिस्तान के साथ जो रशिया ने कोशिश की, ये छोटी छोटी चीजें दुनिया के हर हिस्से में, और वो लड़ाइयां, हालिया एग्जाम्पल हमारे पास यूक्रेन का है। जो आपने कहा कि 5 दिन का एक सोच थी उनकी, लेकिन आज 1.5 साल होने को आया, तो रशिया वहां ऐसा उलझ गया है कि उसकी इकोनॉमी बद से बदतर हालत में चली गई, और भीख मांगनी पड़ रही है रशिया को। अपना चावल, अपना पेट्रोल जो है, वो मिट्टी के दाम पे बेचना पड़ रहा है रशिया सर को। उसके हम नहीं पास तो चाहते। बेचने के लिए तेल था, हमारे पास तो बेचने के लिए तेल भी नहीं है सर, हम क्या बेचेंगे? हम तो 50 साल पीछे बिल्कुल चले जाएंगे सर, ये सोचिए बिल्कुल ना। दिनेश जी, बिल्कुल बिल्कुल दिनेश जी। और योगेंद्र यादव भी एक बात कहते हैं कि किसी देश की सत्ता अगर 1 साल निकम्मा शासन करती है तो वो देश 10 साल पीछे चला जाता है। मुझे उनकी ये बात बिल्कुल सार्थक लगती है। तो देश तो हमारा 9 वर्षों में कहाँ चला गया है, हम सभी जानते हैं कि पिछले 5 साल में ही जो भी हालिया खबर आई है, हालांकि हमारे अखबारों में ऐसी खबरें अंदर के पन्नों में डाल दी जाती है कि इस देश की जो 5 साल के अंदर जो बीमा पॉलिसीज थी, वो आधे लोगों को विड्रॉ करनी पड़ी जिस देश में, कि जिन्होंने अपनी सामाजिक सुरक्षा के लिए जो पैसा, अपनी मेहनत का पैसा बीमा में लगाया था, वो बीमा पॉलिसीज ही 50% उन्होंने सरेंडर की या छोड़ दी हैं। तो ये जो बुनियादी मुद्दे हैं, उन मुद्दों से हटकर हमारी जो सत्ता है, वो हमेशा ऐसे दुष्प्रचार करने की कोशिश करती है कि कहीं ना कहीं उनकी जो सत्ता की भूख है, उसको पूरा करने के लिए उन्हें कहीं ना कहीं से इस तरह के मिनरल्स, प्रोटीन्स मिलते रहे। और जब भी वो एक छद्म राष्ट्रवाद है, तो उसका जो आवरण ओढ़ती है, वो सिर्फ उस वक्त ओढ़ेगी दिनेश जी, जब उसे वोट की भूख होगी, वोट की जरूरत होगी। हमारे जो विदेश मंत्री हैं, हमें अपनी सेनाओं पे कोई उनके मनोबल और उनके जो शौर्य है,
उस पे कोई हमें शको शुबा नहीं है। लेकिन हमारे विदेश मंत्री क्या कहते हैं कि हम चीन से कैसे लड़ सकते हैं, उनकी इकोनॉमी तो इतनी बड़ी है। आप कहना क्या चाहते हैं? इस देश के जिम्मेदार विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री जाके वहां मिर्च और नींबू लगाते हैं, जबकि रक्षा मंत्री खुद जानते हैं कि मिर्च और नींबू से किसी की रक्षा नहीं हो सकती। तो वो सारी चीजें हैं। जबकि दूसरी तरफ हालत दिनेश जी ये जो है, जैसे हमारे कल 3 जो अफसर शहीद हुए, उनको श्रद्धांजलि और उनके परिवारों के लिए हमारे पास कोई लफ्ज नहीं है दिनेश जी। मैं एक वाकया बताना चाहूंगा। जब पुलवामा वाला अटैक हुआ था, तो हमारे संस्थान ने, जिस संस्थान में मैं काम करता रहा 24 बरस, तो उस संस्थान ने एक इनिशिएटिव लिया कि पूरे देश में ये जो 40 शहीद हैं, उनके परिवारों को जाकर संस्थान की तरफ से कुछ थोड़ी बहुत मदद जो हम कर सकते थे वो जाके चेक देने थे। तो मैं हिमाचल का संपादक था, हिमाचल के नाते मुझे वहां भेजा गया। पंजाब के साथ लगता हमारा सरहदी जिला है कांगड़ा। वहां जब मैं उस घर में गया, तो मेरी उस घर में जाने की पहले ही हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वो 7-8 दिन उस घटना को हुए थे। तो उस घर में जब मैं जाता हूं, तो बुजुर्ग माँ बाप, एक छोटा भाई उस शहीद का, और जब मैं उस कमरे में जाता हूं, वो कमरा बन रहा था, ईंटों का कमरा था, कच्चा कमरा। तो वो जो विधवा थी बेचारी, उसकी उम्र 24-25 साल रही होगी, और वो 24-25 साल की एक बच्ची कोई 2.5-1 साल की थी, और एक बच्चा अभी गोद में था। तो उसके बाद क्या हमारी उन ऐसे परिवारों के लिए हमारी सत्ता ने, जिसका श्रेय तो ले लिया कि पुलवामा हमले के बाद हमने एयर स्ट्राइक कर दी और दोबारा सत्ता में आ गए, कि क्या दोबारा मुड़ के ऐसे परिवारों की तरफ हमारी सत्ता ने देखा है कि उन यहाँ पे एक परिवार चीज वो। बताना चाहूंगा मैं, एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पर मैं, कि सरकार पैरामिलिट्री फोर्सेस के शहीदों को शहीद का दर्जा नहीं देती है। बिल्कुल सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस जो हैं मेन, उनको शहीद का दर्जा दिया जाता है। इनको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता। तिरंगा जरूर लपेटा जाता है, कहने में कहा जाता है, लेकिन ऑफिशियली शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता। और इनको आर्मी की तरह जो पेंशन्स होती हैं वो भी नहीं मिलती, मैं आपको पहले बता दूं। तो इनके दुख बिल्कुल कम नहीं है। तो ये सब रेटोरिक्स हैं, ये इनके दुख दर्द में काम नहीं आते, कुछ नहीं करते उनके लिए सर ये अधीर साहब। आपने बिल्कुल सही कहा। जबकि हमारी पैरा मिलिट्री फोर्सेस बॉर्डर पे सबसे आगे लड़ रही हैं। जितने भी आप देख लीजिए, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, फौज के साथ आगे वो खड़ी हैं सबसे पहले। तो सारी जो चीजें हैं, उन परिस्थितियों के बीच ये जो देश में भ्रम फैलाया जाता है कि इस तरह की चीजें, और जब ऐसी घटना होती है तो हमारी जो सत्ता है वो अगले चुनाव के लिए अपने मुख्यालयों में जश्न मना रही होती है या रणनीति तय कर रही होती है। जबकि रणनीति जो तय करनी है दिनेश जी, वो ऐसे समय में ये तय करनी है कि कम से कम आपके मुंह से उस वक्त ऐसे लफ्ज तो निकल जाएं जो शहीद जवान है उनके परिवारों के प्रति एक ऐसी संवेदना, एक ऐसी भावना व्यक्त हो जो पूरे देश की भावना है। और कम से कम मैं तो दिनेश जी ये चाहूंगा कि इस देश का कोई भी शहीद कहीं भी होता है, तो उसके परिवार को हमारे देश की सरकारें, किसी की भी हो, इतना हम उसके पैसे से उसकी भरपाई नहीं कर सकते, लेकिन इतनी आर्थिक मदद जरूर कर दी जाए कि उन परिवारों का जो नुकसान हो चुका है इस देश को बचाते हुए, हम सबको बचाते हुए, कि उनके जीवन में कभी कोई कठिनाई ना आए। लेकिन हमारी सत्ताएं ऐसा नहीं करती, और ये तो दुर्भाग्य की बात है कि अब तो हमारी सत्ता ऐसे मौकों का अपना चुनावी फायदा उठाती हैं। और जब चुनावी फायदा उठाते हुए रैलियों में उसका उद्घोष किया जाता है, और अगर चुनाव आयुक्त कोई रीढ़ की हड्डी वाला है, उस पर सवाल उठाता है, तो उसे हटने पे मजबूर किया जाता है, और उसके परिवारों पे, उसकी पत्नी के ऊपर इनकम टैक्स या जो दूसरी एजेंसियां, जो एक चलन नया शुरू हुआ है मिस्टर लवासा के परिवार के ऊपर, जिस तरह से हरकतें हुई, क्योंकि लवासा ने इसीलिए हमारी सत्ता के ऊपर सवाल उठाया था कि 2019 के चुनावों में जो हमारे शहीद है, हमारे शहीदों का बलिदान है, उसका चुनावों में इस्तेमाल ना किया जाए। लेकिन जी हमारी सत्ता को कोई फर्क नहीं पड़ता दिनेश जी। जी। मैं राशिद साहब के पास आने से पहले मैं जिगर भाई